नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का छठा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है हकलाहट की समस्या की वापसी और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के छठे भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग छठा, नाम हकलाहट की समस्या की वापसी। आखिरकार मेरी शादी हो गई। मुझे यह सब एक स्वप्न के जैसा प्रतीत हो रहा था, शायद इसलिए क्योंकि यह सब काफी जल्दी से हो गया था। ईशा अब मेरी पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं की थी। दूसरी तरफ मुझे अपनी हकलाहट की समस्या से डर भी लग रहा था। मुझे डर था कि ईशा से बातचीत करते समय कहीं मैं हकलाने ना लग जाऊं। हालांकि मैंने अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पा लिया था, लेकिन उस दिन जब मैं ईशा को पहली बार देखने गया था, के बाद जब से मैं ईशा के सामने बोलते समय रुक गया था या यूं कह ले कि हकलाने लग गया था, तब से मुझे मेरी हकलाहट की समस्या का फिर से वापस आने का डर सताने लग गया था। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ या मुझे कोई मदद या सलाह की जरूरत होती है, तो मैं अपने दोस्त भानु से बात कर लेता था। अपनी इस डर की समस्या का समाधान पाने के लिए मैंने भानु को फोन किया। हेलो भानु भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू अपना सुना, क्या हाल चाल है? मेरा भी ठीक है। और फिर कैसे याद किया? क्या समस्या आ गई अब? यार मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था, कोई समस्या वगैरह नहीं है। पक्का ना? फिर ठीक है। अब तू अपनी किसी भी समस्या के बारे में मुझसे बात मत करना। नहीं, असल में एक समस्या है। लेकिन तू तो कह रहा था कि कोई समस्या नहीं है। खैर, मुझे सब पता होता है। मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। बिना की वजह से तो तू मुझे कभी फोन करता जो नहीं। भाई अब तो शर्मिंदा कर रहा है। यार शर्मिंदा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खैर बोलो, क्या बात हो गई? वो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि मेरी शादी हो गई है। हाँ, मुझे पता चल गया था। मैं तुम्हें शादी की बधाई देना चाहता था, लेकिन बातों बातों में भूल गया। तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई हो, यह मेरी दिल से दुआ है। धन्यवाद भाई। यह सब तो ठीक है, अब असल बात क्या है जिसके लिए तुमने फोन किया था? भाई बात का तुम्हें पहले से ही पता है, वही मेरी हकलाहट की समस्या। उसके बारे में ही मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हें तो पता ही है ना कि अब शादी हो गई है। समस्या यह है कि तुम्हारी भाभी और उसके परिवार वालों को मेरी इस समस्या के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मुझे डर है कि अगर कहीं उनके सामने यह समस्या उभर कर सामने आ गई तो क्या होगा। यानी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं हकलाता हूँ, तो क्या होगा? मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चिंता मत कर। तुमको मैंने बताया था ना कि मेरे एक अंकल हैं जो कि डॉक्टर हैं। उनसे मैंने हकलाहट की समस्या के बारे में बात की थी। हाँ, तो क्या कहते वो? उन्होंने जो कुछ भी कहा था मेरी समझ के तो बाहर था। हाँ, इतना जरूर समझ में आया कि तुम किसी के सामने बोलने से पहले उसे अपनी समस्या के बारे में बता दो। यह क्या बात हुई? अब मैं सभी को यह बताता रहूं कि मैं हकलाता हूँ? यह तो समस्या का हल नहीं हुआ। यार तू मेरी बात समझा नहीं। डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि जिस जगह पर या जिसके सामने तुम्हें बोलने से डर लगता है, उन्हें अपनी समस्या के बारे में पहले से बता दो। इससे तुम्हारा डर कुछ कम हो जाएगा और तुम आसानी से अपनी बात कह सकोगे। यार यह मुझसे नहीं होगा। क्या मैं हर किसी को पहले बताता रहूं कि मैं हकलाता हूँ? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि यह सब करने से मुझे हकलाहट नहीं होगी? भाई लगता है तू पूरी तरह से बात को समझा नहीं। सुन,
तुम्हें अपनी पत्नी के सामने कुछ बोलना है, लेकिन तुम्हें डर है कि कहीं तुम बोलते समय हकलाने ना लग जाओ, लेकिन तुम्हारा यही डर तुम्हारी हकलाहट की समस्या को और बढ़ा देता है और तुम ना चाहते हुए भी हकलाने लग जाते हो। और अगर तुमने अपनी पत्नी को पहले से बता दिया या उन्हें इस बात का पहले से ही पता होगा कि तुम्हें हकलाहट की समस्या है, तो तुम बिना किसी डर के उससे बातचीत करोगे और तुम्हें हकलाहट की समस्या भी ना के बराबर होगी। भाई, तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन क्या यह तरीका सच में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। उदाहरण के तौर पर तू मुझे एक बात बता, जब तू मेरे साथ बात करता है तो तुझे हकलाहट की समस्या क्यों नहीं होती? मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी हकलाहट की समस्या के बारे में पता है। और अगर कहीं तुम मुझसे बात करते समय हकलाने लग गया तो मैं तुम पर हंसूंगा नहीं। तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी बात को पूरी सुनकर ही रहूंगा। बस यही विश्वास डर को काफी हद तक कम कर देता है और यही वजह है कि तुम्हें मेरे साथ बात करते समय हकलाहट की समस्या नहीं होती। भाई, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम सही कहते हो। जब मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ तो बिल्कुल आराम से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे साथ बात करते समय मुझे हकलाहट की समस्या भी नहीं होती। तो क्या जब मैं ईशा को अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में बताऊंगा तो उससे बात करते समय भी ऐसी समस्या नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल। तुम बात करके तो देखो, वैसे भी उसे पता चल ही जाएगा कि तुम्हें हकलाहट की समस्या है। तुम पहले बता दो, मुझे विश्वास है कि अगर तुमने भाभी को अपनी इस समस्या के बारे में बता दिया तो वह बुरा नहीं मानेगी और तुम्हारा साथ जरूर देगी। मैंने फोन बंद किया और भानु की कही बात के बारे में सोचने लग गया। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में ईशा को पहले बता दूं तो उसके सामने बोलते समय मुझे हकलाहट की समस्या कम होगी या फिर नहीं होगी? लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर ईशा को सब कुछ बताने के बावजूद भी मेरी हकलाहट की समस्या कम नहीं हुई तो मैं अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी ईशा की आवाज आई, रवि जी, कहाँ पर हो? ओह, तो आप यहाँ पर हो। मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आई हैं। वह मेरी शादी में नहीं आ सकी ना, इसलिए जल्दी से आओ। मैं आपका परिचय उनसे करवाना चाहती हूँ। यूं अचानक से ईशा की सहेलियों के सामने जाने की बात सुनकर मैं घबरा गया। मैं उनके सामने जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता था। अब मैं बुरी तरह से फंस गया था। मैंने ईशा को कहा, रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन ईशा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ना मैं ज्यादा कुछ बोल पाया। वह मुझे पकड़कर जल्दी से अपनी सहेलियों के पास ले जाने लगी। मैंने ईशा को रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरे हर प्रयास को अनदेखा कर दिया। मैं चाहता था कि ईशा रुककर पहले मेरी बात सुने ताकि मैं उससे अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में बात कर लूं। लेकिन ईशा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं ना चाहते हुए भी उसकी सहेलियों के सामने आ गया। यह रहे आपके जीजा जी। ईशा ने अपनी सहेलियों को मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां ईशा की लगभग 7 सहेलियां थीं और सभी की सभी मुझे ही देख रही थी। यह परिस्थिति मुझे बहुत ही भयानक सी लग रही थी। मैं कुछ घबरा गया। ईशा ने मुझे और अपनी सहेलियों को बैठने के लिए बोला। हम सभी बैठकर बातें करने लगे। असल में मैं तो चुप था। बातें तो ईशा और उसकी सहेलियां आपस में कर रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने कहा, अरे, हम लोग आपसे में ही बातें कर रहे हैं, जरा जीजा जी से भी तो कुछ बातें कर लो। चलिए जीजा जी, अपने बारे में कुछ बताएं। ईशा की सहेली ने मेरी ओर इशारा करके मुझसे कहा, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने ढोंग करते हुए उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने फिर से कहा, लेकिन मैंने इस बार उसकी बात का जवाब मुस्कुरा कर दे दिया। लगता है जीजा जी हमसे कुछ शर्मा रहे हैं। ईशा की एक और सहेली ने कहा। नहीं, शर्मा नहीं रहे। जीजा जी इतनी सारी लड़कियों को इकट्ठा देखकर घबरा रहे हैं। ईशा की दूसरी सहेली ने मजाकिया लहजे से कहा। वह सभी मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी और हंसी मजाक कर रही थी कि तभी एक सहेली ने सभी को चुप करवाते हुए कहा, अच्छा, अब सभी चुप कर जाओ और कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब हम जीजा जी से सुनेंगे।
जीजा जी अब आप बोलो, यह सब तो पागल हैं। जब यह सभी इकट्ठा हो जाती है तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। आप इनकी बातों का गुस्सा मत करना, आप बोलो। म अ, अ, मैं का क्या बोलूं? मैंने हकलाते हुए कहा। मुझे हकलाते हुए देखकर सभी चुप हो गए और ऐसा बर्ताव करने लगे कि जैसे किसी ने सुना ही नहीं। तभी ईशा की एक सहेली, जो शायद शरारती स्वभाव की थी, उसने मुझसे कहा, तो जीजा जी आप क्या काम करते हो? ईशा की उस सहेली की आंखों में शरारती मुस्कान थी, जो कि मेरा मजाक बना रही थी। मुझे पता था कि उसने यह बात जानबूझकर पूछी है और वह मेरा मजाक बनाने के इरादे से मेरी ओर एकटक देखे जा रही थी। सभी मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैं घबरा गया और शायद इसलिए उसकी बात का जवाब मैंने हकलाते हुए देने लगा। मुझे हकलाते हुए देखकर उसकी सभी सहेलियां एक दूसरे की ओर देखने लग गई और कुछ ही समय के बाद वह सभी जोर जोर से हंसने लग गई। मैं शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे पता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसकी सहेलियों के साथ साथ ईशा को भी मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में पता चल गया था। मुझे पता था कि मैं उसका गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने उसे अभी तक अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में नहीं बताया था। मेरी हकलाहट की वजह से ईशा की उसकी सहेलियों के सामने बहुत बेइज्जती हुई थी। जहां पर ईशा की सहेलियां बैठी हुई थी, मेरा कमरा उसके कुछ पास ही था, जिस वजह से मैं उनकी बातें बहुत आराम से सुन सकता था। वह अपनी बातों में मेरी हकलाहट की समस्या की चर्चा कर रही थी और बार बार मेरी बात करके मेरा मजाक बना रही थी। मैं अपने कमरे से ईशा को चोरी छुपे देख पा रहा था। मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी और साथ ही मेरे प्रति गुस्सा भी देख लिया था। खैर, जो समय बीत गया है वापस तो नहीं आ सकता था। कुछ समय के बाद ईशा मेरे कमरे में आई और वह मेरी और शिकायती नजरों से देखने लग गई। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि वह अब मुझसे इस बात को लेकर झगड़ा करेगी, मुझसे शिकायत करेगी, मुझसे सवाल करेगी। लेकिन मेरे पास उसकी बातों का या उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझसे इस बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। वह खामोश सी हो गई। उसकी खामोशी मुझे कांटे की तरह चुभने लगी थी। इस बात को हुए 5 दिन के आसपास का समय हो गया था और उसका व्यवहार अभी तक बिल्कुल वैसा ही था। ईशा के इस व्यवहार की वजह से मैं चिंतित रहने लगा। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने उससे बात करने और उसको खुश करने के कई प्रयास किए, लेकिन मेरे प्रयासों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह मेरे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही थी और मुझे नजरअंदाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह कोई बात अपने मन में दबाए बैठी है। उसके इस प्रकार के व्यवहार से मेरे मन में तलाक या शादी टूटने जैसे बुरे विचार आने लग गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसको अपने पास बैठाया और उससे कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहिए, क्या बात करनी है? ईशा ने धीरे से कहा। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या मुझसे किसी किस्म की कोई नाराजगी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई बात तो जरूर है। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार ईशा से उसकी नाराजगी और चुप रहने की वजह पूछी, लेकिन उसने मेरे बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसे अपने पास बैठाया और कहा, देखो ईशा, तुम चाहे तो लाख मना करो, लेकिन मुझे पता है कि कोई बात तो है। शायद तुम उस दिन की बात का गुस्सा करके बैठी हो। किस दिन की बात का? जब तुम्हारी सहेलियां आई थी और उनके सामने मेरे बोलने की वजह से तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। मैंने तुमसे एक बात करनी थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मुझे हकलाहट की समस्या है और समस्या हर समय नहीं होती। यह तब होती है जब कभी मैं डर जाता हूँ या घबरा जाता हूँ।
मेरा डर और घबराहट मेरी हकलाहट की समस्या को बढ़ा देता है। जब तुम्हारी सहेलियां अचानक से आ गई और तुमने मुझे अचानक से उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब मैं डर दया और घबराहट में उनकी बातों का जवाब हकला कर देने लगा। लेकिन यह बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी। ईशा, मेरी बात का यकीन करो। मैं इसके बारे में तुमसे बात करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं बचपन से लेकर आज तक अकेला हूँ। मुझे बचपन में ही पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया गया, जहाँ डर और अकेलेपन की वजह से मेरी हकलाहट की समस्या की शुरुआत हुई। मेरी इस समस्या ने जहाँ मेरे डर को बढ़ा दिया और वहीं मेरे आत्मविश्वास को कम कर दिया था। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी से भी बात नहीं कर सकता था, जिसका असर मेरे जीवन में काफी गहराई तक पड़ा। मेरी इस हकलाहट की समस्या की वजह मेरा जगह जगह मज आंख बनने लगा, जिस वजह से मैंने किसी से दोस्ती नहीं की, या यूं कह लो कि मेरा कोई दोस्त नहीं बना। मैं अकेला रहने में ही खुशी महसूस करने लगा था, लेकिन मुझे किसी की कमी हर समय महसूस होती रहती थी जिसके साथ मैं समय बिता सकूं या जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं। आप चिंता मत करें, मेरे होते हुए आपको दोस्त की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन आपने अपनी हकलाहट की समस्या का कभी इलाज क्यों नहीं करवाया? इलाज बीमारी का होता है और मेरी यह हकलाहट की समस्या बीमारी नहीं है। यह मेरे डर और घबराहट से पैदा होने वाली परिस्थिति है, जो कि कभी कभार ही होती है। और फिर तुम ही सोचो, अगर यह हर समय होती तो क्या आज मैं एक सफल वकील होता? और फिर मैं तुमसे कितनी देर से बातें कर रहा हूँ? क्या अब मैं बोलते समय कहीं रुका हूँ? ईशा, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं दुनिया में नाम कमाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने कई परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब मैं और परेशानियों का सामना नहीं कर सकता। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ और यह तुम्हारे साथ के बिना संभव नहीं है। क्या तुम इसमें मेरा साथ देगी? हाँ जरूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। एक बात और, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं। हाँ, एक भानु नाम का दोस्त है, लेकिन उससे भी मैं अपने दिल की बात एक हद तक ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वह दोस्त बनो जिससे मैं अपने दिल की बात बिना किसी हद में रहकर कर सकूं। क्या तुम मेरी वह दोस्त बनेगा? मेरे यह सब कहने के साथ ही ईशा ने मुझे गले लगा लिया और मुझे देखने लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे जो कि उसकी रजामंदी की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी कुछ नम सी हो गई। कुछ देर के बाद वह वहां से चली गई और मैं कमरे में बैठा इस पल के बारे में सोचने लग गया। आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि आज मैंने एक दोस्त अपनी पत्नी के रूप में पा लिया था। मेरी जिंदगी मजे से कट रही थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन मैं अपने ससुराल गया हुआ था। ईशा कुछ दिनों से वहां आई हुई थी और मुझे उसे लेने जाना था। ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा एक छोटी साली और छोटा साला थे। छोटी साली, जिसका नाम निशा था, कुछ शरारती स्वभाव की थी। मुझे ईशा ने उसके बारे में पहले से ही बता दिया था और साथ ही उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि ईशा को डर था कि कहीं निशा को मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में पता ना लग जाए, क्योंकि अगर निशा को इस बात का पता चल गया कि उसके जीजा जी यानी कि मैं बोलते समय थोड़ा बहुत हकलाता हूँ, तो वह अपने शरारती स्वभाव की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाएगी। यही नहीं, वह अपने सभी रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा भी खूब करेगी। खैर, मैं वहां बैठा हुआ था कि तभी निशा कहीं से आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। जीजा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने निशा के नमस्कार का जवाब दिया। मैं आगे भी बात करना चाहता था, लेकिन अपनी हकलाहट की समस्या के डर की वजह से चुप रहा। जीजा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप एक वकील होकर भी कम बोलते हो। वकील लोग तो बहुत बोलते हैं। वह तो दूसरे किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते, लेकिन आप ज्यादातर चुपचाप रहते हैं। ऐसा क्यों? नहीं निशा जी,
ऐसी कोई बात नहीं है। जीजा जी, सबसे पहले तो आप मुझे निशा जी कहना बंद करो, आप मुझसे बड़े हो। आप सिर्फ निशा कहा करो। ठीक है, मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे अपनी कमजोरी के बारे में पता था, इसलिए मैं वहां पर कम बोलने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन निशा के शरारती स्वभाव के आगे मेरी एक ना चली। वह मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में शक पैदा कर रही थी कि कहीं इसे मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में पता तो नहीं चल गया। मैं थोड़ा सावधान हो गया, लेकिन साथ ही थोड़ा घबरा भी गया था। लेकिन मेरी यही घबराहट ने मेरी हकलाहट की समस्या को और भी बढ़ा दिया। एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और यह कहावत मुझे पर ही लागू होने जा रही थी। निशा को मुझ पर शक था, लेकिन जब उसने मुझसे मेरे हॉस्टल के नाम के बारे में पूछा तो मैं उसके जवाब में हकलाने लग गया। मुझसे मेरे हॉस्टल का नाम नहीं बोला जा रहा था। मैं बहुत डर गया था और इसी डर की वजह से मैंने अपने हॉस्टल का नाम हकलाते हुए दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे उस समय चुप रहना था, लेकिन मैं उस समय चुप रहने के बजाय बोलने लग पड़ा था। लेकिन इसमें मेरा कसूर भी नहीं था, परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। मेरा उस परिस्थिति में बोलना या यूं कह लो कि निशा की बात का जवाब देना जरूरी था, वरना वह मेरे इस चुप रहने का पता नहीं क्या मतलब निकाल लेती। खैर, अब मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में निशा को पता चल गया था। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में मैं अपनी बेइज्जती साफ देख पा रहा था। खैर, कुछ समय के बाद वहां परिवार के बाकी के सदस्य भी आ गए। हमने चाय वगैरह पी और वापस घर जाने की तैयारी करने लग गए। मैं ईशा को लेकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली। बाहर आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी जेल से बाहर आया हूं। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।